disadvantages of online classes. You will be divided in 2 groups. ओके, व्हेरी गुड. तर आपण मग एक तसं डिबेट आज तुमच्यासाठी पण अरेंज करूया. आपण बघू की कसं जातंय. त्यांना रूल्स सांगितले होते. पहिल्या लेक्चरला थोडा आम्हाला प्रॉब्लेम आला, बट सेकंड लेक्चरला स्मूथली गेलं. ओके, सो वी विल ट्राय दिस इन दिस क्लास ऑल्सो. कसं जातंय आपण बघू. टॉपिक आजच्यासाठी सेमच ठेवू. जो त्यांचा होता तोच टॉपिक मी आज पण ठेवते. ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ ऑनलाईन क्लासेस. आपण आपलं लेक्चर झालं की शेवटच्या थोड्याशा काही वेळात ही ॲक्टिव्हिटी करून बघूया. ओके, आय हॅव द लिस्ट ऑफ स्टुडंट्स. आपण लास्ट टाइम जी बनवली होती त्याप्रमाणे आपण जाऊया. ते शेवटी मी डिस्कस करते की कसं करायचं असतं, डिबेट काय असतं आणि बाकी सगळं. मला फक्त तुम्ही इंटरेस्टेड आहात की नाही ते आत्ता जाणून घ्यायचं होतं. सो व्हेरी गुड, यू आर इंटरेस्टेड. परफेक्ट. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ अवर लेक्चर. स्क्रीन शेअर करते. Yes, your reading and speaking activity will also go on. Don't worry about that. We'll take everything. We'll cover everything. Okay? Don't worry about any syllabus completion or any writing, reading or speaking skills. We are going to complete all the things. Very good. सो आजचा तुमच्यासाठी मोस्टली सगळ्यांसाठीच रिव्हिजन असलेला टॉपिक आहे जो आपण आज घेणार आहोत. स्क्रीन विजिबल आहे ना? एकदा सांगा फक्त. व्हेरी गुड. परफेक्ट. सो आपण तुमचं येस येस नाव इट्स विजिबल. या आता झालं असेल. आता दिसतोय ना व्यवस्थित? हां, व्हेरी गुड. आतापर्यंत तुम्ही क्वेश्चन फॉर्मेशन इन इंग्लिश बघितलं असेल ना? क्वेश्चन फॉर्म कसे करतात ते. देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन्स दॅट आर फॉर्म्ड. कॅन यू नेम दोज 2 टाइप्स? कुठल्या 2 टाइपचे क्वेश्चन्स असतात? क्वेश्चन फॉर्मेशन आहे का 7th 8th पासून सुरू होतं, त्यामुळे 8th ला पण करेक्ट. व्हेरी गुड. व्हर्बल WH क्वेश्चन्स अँड येस नो क्वेश्चन्स. येस नो क्वेश्चन्स म्हणजे काय की ज्या क्वेश्चनचं आन्सर येस ऑर नो ह्या 2 मध्ये देता येईल. डू यू लाईक ॲनिमल्स असं मी विचारल्यावर तुम्ही आयदर येस सांगणार किंवा नो सांगणार. सो डू यू लाईक ॲनिमल्स हा येस ऑर नो टाईपचा क्वेश्चन झाला. आणि WH क्वेश्चन्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये वेअर, व्हेन, व्हॉट हे सगळं येतं. सो वेअर डू यू लिव्ह असा क्वेश्चन विचारला तर तो WH क्वेश्चन झाला. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्याचीच एक क्विकली थोडीशी रिव्हिजन करूया, कारण हा एक सेपरेट टॉपिक तुमच्या ग्रामरच्या पेपरमध्ये असतो की फॉर्म द क्वेश्चन्स बेस्ड ऑन फॉर दीज आन्सर्स. त्याची आपली एकदा रिव्हिजन करून घेऊया आपण. ओके, सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विथ इझी क्वेश्चन्स. तर आपले टू बीचे वर्ब्स माहिती आहेत आपल्याला. एम, इज, वॉज हे सगळे आपण टू बीचे वर्ब्स म्हणून कन्सिडर करतो, राईट? तर आता सपोज आय एम हॅपी याच्यासाठी आपण कसा क्वेश्चन फॉर्म करणार ते आपण बघूया. आय एम हॅपी याच्यासाठी क्वेश्चन कसा फॉर्म होईल? एम आय हॅपी. फक्त आपण वर्ब सुरुवातीला अरेंज केलेला आहे, राईट? त्याच्यानंतर पुढचं बघू आपण. सेम वे आहे. शी इज लेट याचा आपल्याला जेव्हा सेंटेन्स तयार करायचा आहे आपण वर्ब क्वेश्चन फॉर्म करायचा आहे. आपण वर्ब सुरुवातीला घेतला आणि सब्जेक्ट वर्ब नंतर घेतला आणि क्वेश्चन तयार झाला आपला. इज शी लेट. बरं, आता एक असं ॲडिशन सांगायची होती मला की जेव्हा क्वेश्चन फॉर्मेशनचा क्वेश्चन असेल पेपरमध्ये, क्वेश्चन पेपरमध्ये जेव्हा हा क्वेश्चन येतो आपण नादात प्रश्न बरोबर तयार करतो, पण सेंटेन्स तयार केल्यानंतर त्याच्या पुढे क्वेश्चन मार्क द्यायचा बरेचदा विसरला जातो. त्यामुळे हे लक्षातच ठेवायचं की जेव्हा क्वेश्चन तयार करायचा असा डू एज डायरेक्टेड मध्ये आलेला आहे तेव्हा आपलं सेंटेन्स संपलं की लक्षात ठेवून पुढे क्वेश्चन मार्क ऍड करायचा. ओके, ही मिस्टेक खूप स्टुडंट्स कडून होते. क्वेश्चन बरोबर फॉर्म होतो म्हणजे शी इज लेट असं सेंटेन्स असेल आणि डू एज डायरेक्टेड मध्ये असं असेल की फॉर्म द क्वेश्चन फॉर दिस सेंटेन्स फॉर दिस आन्सर, तर इज शी लेट बरोबर येतं पण त्याच्यानंतर पुढे प्रश्नचिन्ह नसतं. सो देर आर चान्सेस की हाफ मार्क कट होईल.
आपलं उत्तर बरोबर येऊन ग्रामॅटिकली सगळं करेक्ट असून हे फक्त एक पंक्च्युएशन मार्क राहिलं म्हणून प्रॉब्लेम नको व्हायला. ओके, सो नेक्स्ट इज ही वॉज ॲबसेंट. वॉज ही ॲबसेंट. आपण पहिल्यांदा वर्ब घेतलं, मध्ये सब्जेक्ट घेतला आणि पुढचं सेंटेन्स ॲज इट इज ठेवलं. सो हे इझी क्वेश्चन्स आहेत एकदम. आपल्याला काही वेगळं करायला लागलेलं नाहीये इकडे. येस शुअर, आय विल रोटेट द स्क्रीन. येस. नेक्स्ट याच्यामध्ये टू बी एबल हा समज आता आपण कॅन असं आपल्यामध्ये आपल्या सेंटेन्समध्ये वर्ब आहे कॅन. सो वी कॅन ईट लंच ॲट 1 o'clock. ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण सेम केलंय, फक्त कॅन जो वर्ब आहे त्याला शिफ्ट केलाय. कॅन वी ईट लंच ॲट 1 o'clock. दे कॅन स्पीक स्पॅनिश व्हेरी वेल. कॅन दे स्पीक स्पॅनिश व्हेरी वेल. हे खूप बेसिक आहेत क्वेश्चन्स आणि हे खूप सोपे असतात, पण आपण पुढचं शिकत जातो हळूहळू. आणि होतं कसं, हा येस नो मध्ये करता येईल का की हा WH मध्ये जाईल हा विचार आपण करत बसतो आणि इतकं सोपी गोष्ट आपल्याला करायची होती हे विसरलं जातं कुठेतरी. म्हणून आपण फार बेसिक पासून सुरुवात करणार आहे. हे आत्ता वाटताना सोपं वाटतं, जेव्हा 10वी मध्ये पेपर लिहायला आपण बसतो तेव्हा हे मागे झालेलं असतं, ते विसरून गेलेलो असतो आपण. Susan could recite the ABCs in kindergarten. So could Susan recite the ABCs in kindergarten? To make questions invert or switch the subject and the verb. आपल्याला सेंटेन्सचा आन्सरचा क्वेश्चन फॉर्म मध्ये कन्व्हर्जन करायला फक्त जो सब्जेक्ट आणि वर्ब आहे यांच्या पोझिशन इंटरचेंज करायच्या आहेत. आपला नॉर्मल फॉर्मॅट काय आहे सेंटेन्सचा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन फॉर्म करायला आपण काय करणार? वर्ब सब्जेक्ट आणि मग पुढे ऑब्जेक्टचं जे काही करता येईल ते. मेन लक्षात ठेवायची गोष्ट ही आहे की आपण वर्ब सुरुवातीला लिहिणार. ओके, तसंच आता सपोज आपण विल वापरतोय, फ्युचर मधलं वाक्य तयार केलेलं आहे. शी विल मूव्ह टू द US नेक्स्ट इयर. तर इथे काय करायचं आपल्याला? विल पहिल्यांदा घ्यायचंय, जो सपोर्टिव्ह वर्ब आहे याच्यातला. मोडल ऑक्झिलियरी वर्ब आहे विल, हे आपण घेतोय. वर्ब मूव्ह पण आहे, मेन वर्ब या सेंटेन्स मधलं मूव्ह आहे. तर आपण मूव्ह शी असं करतोय का? नाही. जरी ते मेन वर्ब असलं तरी आपण त्याला पहिले शिफ्ट नाही केलं, आपण ऑक्झिलरी वर्बला पहिले शिफ्ट केलं. विल शी मूव्ह टू द US नेक्स्ट इयर. वी विल गेट मॅरिड इन मे. विल वी गेट मॅरिड इन मे. आय विल सी यू लेटर. विल आय सी यू लेटर. आता आपण फ्युचर टेन्स जेव्हा शिकलो होतो, आता ग्रामॅटिकली हे सेंटेन्स करेक्ट आहे. आय विल सी यू लेटरचा क्वेश्चन फॉर्म झाला विल आय सी यू लेटर. बट तुम्हाला आठवत असेल तर आपण फ्युचर टेन्स जेव्हा शिकलो होतो तेव्हा आपण असं डिस्कस केलं होतं की विल हा फ्युचर टेन्स मधला कन्फर्मेशनसाठी यूज केलेला वर्ब आहे आणि शॅल हा शक्यता दाखवण्यासाठीचा आहे. त्यामुळे मेनली जेव्हा सब्जेक्ट आय असेल आपला क्वेश्चन फ्युचर टेन्स मधला शॅलनी स्टार्ट होतो. ओके, हा यूज साठी आहे. ग्रामॅटिकली आता जे सेंटेन्स दिलंय ते करेक्ट आहे. जर एक्झाम मध्ये असं सेंटेन्स आलं आय विल सी यू लेटर आणि क्वेश्चन फॉर्म करायचं असेल तर तिथे विल आय सी यू लेटरच करायचं, तिथे शॅल नाही वापरायचा. ओके, कारण ग्रामॅटिकली पहिल्या सेंटेन्स मध्ये आय विल दिलं होतं, त्यामुळे आपण क्वेश्चन करताना विल आयच करायचा. जेव्हा तुम्ही बोलत असाल समोरच्याशी, स्वतःहून काही लिहित असाल तेव्हा हा रूल लक्षात ठेवायचा किंवा तेव्हा हे लॉजिक लक्षात ठेवायचं की आपण शॅल वापरूया. जेव्हा ग्रामरचे क्वेश्चन्स आहेत आणि आय विल असं क्वेश्चन आहे, कंपल्सरी विल आय करून यायचं पेपरमध्ये. ओके, इज इट क्लिअर? हे सोप्या फॉर्मचं होतं, ते लक्षात आलं? इज द व्हॉइस क्लिअर नाव? मध्ये बरंच डिस्कशन झालं बट मी शिफ्ट झाले नव्हते. येस, सॉरी, आय फॉरगेट टू स्पीक इन हिंदी. So the next is, there are two main types of questions, right? As you said earlier, there are two main types, yes no questions and information questions. Information questions also known as WH questions. So yes no questions are very easier. These questions usually follow the same pattern, auxiliary plus subject plus verb, that we have studied already. For example, look at these examples. Auxiliary do, next is subject you,
verb, we are going to use main verb here, play chess. राइट. सो ऑक्सिलियरी वर्ब पहले घेतलं, फर्स्ट ऑक्सिलियरी वर्ब लिया, उसके बाद सब्जेक्ट ऐड किया, मेन वर्ब ऐड किया, और लास्ट में जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस वर्ब क्वेश्चन फॉर्म करने में कोई कंपल्शन नहीं है. रूल यही याद रखना है हमें, ऑक्सिलियरी आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए और वर्ब आना चाहिए. ऑक्सिलियरी वर्ब्स हमने पढ़े थे, मोडल वर्ब जो हेल्प करते हैं सेंटेंस में. टू बी के वर्ब्स, हैव, डू, ये जो सारे वर्ब्स है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. ओके. और अब डू का यूज कब करना है? डू यू प्ले चेस एंड द सेकेंड सेंटेंस इज डज माइक गेट गुड मार्क्स, ऐसा सेंटेंस है. तो अब यहाँ पे डू माइक गेट गुड मार्क्स ऐसा क्यों नहीं किया है इन्होंने? डू यू प्ले चेस ये पहला सेंटेंस हो गया, सेकेंड सेंटेंस में भी हमें क्वेश्चन ही फॉर्म करना था. डू माइक गेट गुड मार्क्स ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डू माइक गेट गुड मार्क्स, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? डू माइक गेट करेक्ट मार्क्स? नो, इट्स नॉट. योर आंसर इज करेक्ट. ये सही नहीं है कि डू माइक, हमें डज ही करना पड़ेगा. क्यों? आपको वो टेबल है याद है जो हम लोग 5th 6th स्टैंडर्ड से सीखना शुरू कर देते हैं? आई के बाद कौन सा वर्ब आता है? मतलब आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही शी इट प्लेज. जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ही शी इट, तब हमें एस वाला फॉर्म यूज करना पड़ता है. वर्ब को, मेन वर्ब को हम एस लगाते हैं. इसलिए यहाँ पे हमने डू की जगह पे क्या यूज किया? माइक. ये कोई थर्ड पर्सन है ना, किसी और के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डज माइक गेट गुड मार्क्स ऐसा आ गया. ओके. इज द कैट चेजिंग द माइस, तो यहाँ पे भी इज ये ऑक्सिलरी वर्ब था, वो पहले हमने शिफ्ट किया. हैव दे फॉरगॉटन कीज, विल योर सिस्टर ट्रैवल टू लंडन, इस सारे में हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब जो टू बी के है, डू के है, हैव के, टू हैव का जो वर्ब है वो, और विल मतलब फ्यूचर टेंस के लिए जो वर्ब होता है ऑक्सिलरी वो, ये सारे हमने पहले शिफ्ट किए. जैसा हमने पहले स्लाइड्स में देखा था, इट इज एग्जैक्टली सेम. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, और व्हाट वी से एज WH क्वेश्चंस. So these questions start with a question word. जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, मतलब कौन से आते हैं इसमें? when, where, who, why, what, how much, how often, how long. ओके. तो when मतलब जब हमें टाइम के बारे में पूछना होता है, when. when is the lecture, लेक्चर कब है, इसके बारे में जब हम पूछते हैं तो when. Where मतलब to ask about some place. Where do you live, where do you stay, where are you going, इन सारी चीजों में हम where यूज करते हैं. Who इंसान के लिए, मतलब who are you, तुम कौन हो. ओके. Who is going to make coffee, तो इसमें क्या है, हमें आंसर में किसी इंसान का नाम बताना है, तो तब हम who का इस्तेमाल करते हैं. अब हमें अगर ये पूछना है कि कौन कॉफी बना रहा है, तो वेयर इज गोइंग टू मेक कॉफी ऐसा हम नहीं पूछेंगे. राइट. सो इसलिए मैं इसका, आपको पता ही हो गया इनके मतलब, लेकिन फिर से एक बार बताती जाती हूँ मैं. वाई, क्यों. वाई का मतलब है क्यों. वाई आर यू सो लेट. राइट. क्यों आप लेट क्यों हो गए, इसके लिए वाई यूज करेंगे. वेयर आर यू सो लेट ऐसा नहीं होगा, व्हेन आर यू सो लेट ऐसा भी नहीं होगा. राइट. क्यों आए हो ये पूछना है तो वाई ही बोलना पड़ेगा वहां पे. वॉट मतलब एग्जैक्टली कैसे, अब वॉट का यूज कैसे करेंगे हम? वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. तो इसमें क्या, वॉट का मीनिंग भी अगर वर्ड टू वर्ड लिया जाए तो क्या, काय करतोयस हे विचारायला आपण वॉट यूज करणार. राइट. सो वॉट आर यू गोइंग टू डू, वॉट आर युअर नेक्स्ट प्लान्स, वॉट आर यू स्टडिंग, इसके लिए हम वॉट यूज करेंगे. हाउ मतलब कैसे. How are you going to prepare this? How are you going to write an essay? Okay. So how मतलब कैसे.
हाउ मच किस लिए यूज किया जाता है? क्वांटिटी के लिए। या फिर टाइम भी कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हाउ मच टाइम विल यू रिक्वायर, और हाउ मच शुगर डू यू रिक्वायर टू मेक कॉफी, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम हाउ मच से। हाउ ऑफन इज फॉर फ्रीक्वेंसी, कितनी बार करते हो ये पूछने के लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं, राइट। हाउ ऑफन डू यू स्टडी, और हाउ ऑफन डू यू प्ले चेस, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो हाउ ऑफन। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टडी, और हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू प्ले, कितनी देर तक, ऐसा जब पूछना है तो हाउ लॉन्ग। ओके, क्वेश्चन के मतलब समझ में आ गए? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने कुछ आपने जो लिखा है मैंने पढ़ा नहीं है। सो आई वी यू, यस। हु टेल यू अबाउट मी, इज इट हु टेल यू? Yes, correct. It's the question. The question is correct, Jay. Who tell you about me? What are you doing? Who told you about him? Correct. How much is the price? Correct. How you are doing? अब यहाँ पे how you are doing नहीं होता है, how are you doing? How are you? Correct. Uncountable quantity. Yes. How many bananas do you eat? Correct. How are you doing? Yeah, जो आपने correct कर दिया था. How long is the house? How long is been we have not made? Yes, correct. ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। आपने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे करेक्ट है, सबने बराबर से लिखा है। ओके, सो अब इन सारे वर्ड्स को, ये WH वाले वर्ड्स लेके हम जो कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, जो कोई भी क्वेश्चंस बनाएंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्वेश्चन का वर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो हमें मीनिंग समझ के लेके वो वर्ड यूज करना है। व्हेन, वेयर, हु वाला जो कोई भी वर्ड होगा वो। उसके बाद ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी मतलब जो डू, हैव, विल, जो कुछ भी होगा वैसा। जैसा कि अभी हमने जय के सेंटेंस में देखा था, हाउ यू आर डूइंग, ऐसा उसने पहले लिखा था, बट द स्ट्रक्चर उसे ही बाद में पता चला कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी हाउ यूज किया, उसके बाद ऑक्सिलियरी, टू बी का वर्ब है आर, तो ऑक्सिलियरी डाल दिया, सब्जेक्ट था यू, तो वो डाल दिया यू, एंड बाद में वर्ब, वर्ब का जो कोई भी फॉर्म होगा वो, हाउ आर यू डूइंग। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व, इस तरीके से हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है। तो उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। व्हाट डिड टॉम ब्रेक? समवन स्विच्ड ऑन माइक, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। यस, सो क्वेश्चन का वर्ड व्हाट डिड टॉम ब्रेक। अब इसमें आपको थोड़ा सा क्या गौर करना है कि टेंस कौन सा है। अगर एक बार सिर्फ मुझे आपको टेंस कितने क्लियर हो गए हैं, या क्वेश्चन फॉर्मेशन में आप टेंस का कैसा इस्तेमाल कर रहे हो, वो देखने के लिए मुझे एक बात इसका आंसर दीजिए। ये जो सवाल है व्हाट डिड टॉम ब्रेक, ये आंसर में कैसे आएगा? व्हाट की जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, मुझे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, इसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है वो देखना है। सो आपके सामने ये सवाल है व्हाट डिड टॉम ब्रेक, इसका टेंस चेक करके आपको मुझे आंसर करना है। ऑब्जेक्ट में कुछ भी डाल दीजिए, व्हाट का आंसर कुछ भी दे दीजिए, बस मुझे सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस चाहिए। प्लीज राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट डिड टॉम। ओके, एक आंसर आ गया मेरे सामने, और किसी का आंसर आ जाने दीजिए। वेरी गुड, परफेक्ट, 3 लोगों के आ गए, सो आई अज्यूम कि सबको पता चल गया है। टॉम ब्रोक। तो जब आपके सामने ऐसा सवाल होगा, ऐसा सेंटेंस होगा, राइट, आपको एग्जाम में ऐसा आएगा कि आपका ये एक आध सेंटेंस में उठा लेती हूँ, टॉम ब्रोक XYZ। सो जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ गया, टॉम ब्रोक XYZ, तो तब आपको ये समझ लेना है कि ये XYZ जो है वो ऑब्जेक्ट है, और उसके हिसाब से आपको WH क्वेश्चन फॉर्म करना है। इसलिए वहां पे आप व्हाट डालोगे और डिड डालोगे, क्योंकि वो पास्ट टेंस है। व्हाट डू टॉम ब्रेक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर ऐसा सेंटेंस मैं आपको देती हूँ कि
How will you form the question for this sentence? Sorry, it should be this. यस, तो अब इसका क्वेश्चन फॉर्म करके बताइए मुझे। चैट बॉक्स में मैंने जो दिया है उसका क्वेश्चन फॉर्म करके बताइए। ओके, व्हाट डज टॉम ब्रिंग्स, व्हाट डिड टॉम ब्रोक, नहीं नहीं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बहुत सारे गलत जवाब आ रहे हैं, मैं दो सही जवाब बता देती हूँ। इसमें दो सही जवाब हो सकते हैं, इधर इट कैन बी WH क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन। ओके, सो यस, व्हाट डज टॉम ब्रोक नहीं होगा मैत्रेय, व्हाट डज टॉम ब्रेक। इट्स अ कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। जो मैंने सेंटेंस लिखा था, टॉम ब्रेक्स द ग्लास, ये कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, राइट? तो हमें क्या करना है, व्हाट डज टॉम ब्रेक। नहीं, द ग्लास ऑब्जेक्ट को हमें बदलना था, आपने हु में कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, लेकिन व्हाट डज टॉम ब्रेक ये एक सही आंसर है। और दूसरा ऐसा होगा, डज टॉम ब्रेक द ग्लास। यस, करेक्ट जय। डज टॉम ब्रेक द ग्लास, ब्रेक्स नहीं होगा। डज टॉम ब्रेक द ग्लास, क्योंकि हमने डज कर दिया है ना, तो इसलिए ब्रेक्स नहीं होगा आगे। नो, ब्रोक नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रोक पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। और मैंने जो सेंटेंस दिया वो मेरा सेंटेंस पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, तो इसलिए हमें ऑक्सिलियरी वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, मेन वर्ब को भी प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। Is it clear? So the correct answers will be, what does Tom break? Does Tom break the glass? इसमें से कुछ भी आ सकता है। बीच में द्विजेश ने एक सेंटेंस दिया जिसमें उसने टॉम को ही मतलब हु कर दिया, तो एट दैट टाइम हु ब्रेक्स द ग्लास ऐसा आ सकता है। ओके okay? हम लोग द ग्लास के बारे में बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि हमें व्हाट और सिर्फ डज यूज करके कैसे आप सेंटेंस कर रहे हो। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा, चेंज इनटू द क्वेश्चन टाइप, तब आपको उस सेंटेंस का टेंस भी देखना है, सिर्फ WH कैसे करेंगे और ये सब नहीं देखना है। ओके, सो हाउ हैज शी ब्रोकन हर आर्म, तो अब यहाँ पे कैसा होगा, उसने आर्म मतलब कैसे टूट गई उसकी आर्म, ऐसा क्वेश्चन है ना। सो शी हैज ब्रोकन हर आर्म, हाउ हैज शी ब्रोकन हर आर्म, शी हैज ब्रोकन हर आर्म व्हाइल राइडिंग बाइसिकल, ऐसा कुछ आंसर होगा। ओके, वेयर डू दे लीव, अब ये सिंपल प्रेजेंट है, दे लीव एट समथिंग, कुछ ही प्लेस का नाम है, तो वेयर डू दे लीव। ओके, मैं एक सेंटेंस देती हूँ, हैव टॉम ब्रेक नहीं होगा, फिर एक तो हैज होगा, हैज टॉम ब्रोकन द ग्लास ऐसा होगा उस सेंटेंस में। ओके, और मैं अब आपको एक और सेंटेंस देती हूँ इसी के हिसाब से, वेयर डू दे लिव। इस सेंटेंस का मुझे क्वेश्चन फॉर्म करके दिखाइए, दे लिव्ड इन मुंबई।
ओके, यहाँ पे कैसा होना चाहिए? वेयर डू दे लीव नहीं आएगा, क्योंकि वेयर डिड दे लीव, नहीं, वेयर आर दे लिविंग नहीं, ये सारे जो वेयर आर दे लिविंग वगैरह हो गया ना, आप देखिए सेंटेंस अगर आप देखोगे तो मेरा सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वो मुंबई में रहते थे, लीव्ड, ऐसा है ना, दे लीव्ड इन मुंबई। तो हमें सिंपल पास्ट टेंस में ही क्वेश्चन फॉर्म करना है, वेयर डिड दे लीव, और वेयर डिड दे लीव्ड भी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, बट वेयर डू दे लीव नहीं होगा। वेयर डू दे लीव का आंसर कैसा आएगा? दे लीव इन मुंबई। अभी रह रहे हैं क्या वो, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है सेंटेंस में। मैंने क्या कहा है? दे यूज टू लीव। ओके, अब यहाँ पे दीप ने जो किया है हु लिव्ड इन मुंबई, ये भी सही है, लेकिन जब आपको कैसा होगा एग्जाम में आते वक्त वहां पे अंडरलाइन किया जाएगा कि इस आंसर को आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। नहीं नहीं, वेयर डिड दे वॉज लिविंग इन मुंबई, वॉज लिविंग ये सब आना ही नहीं चाहिए। हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कोई भी सेंटेंस। ओके, अगर सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है तो क्वेश्चन में भी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट ही यूज करो, उसका कंटिन्यूअस टेंस करने के चक्कर में मत जाओ। ओके, परफेक्ट। सो ऐसे ही, हाउ ऑफन डज द बस कम, बस कितनी बार आती है? वाई आर यू क्राइंग? अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बता देती हूँ। अगर ये हमें पास्ट टेंस में करना है, वाई आर यू क्राइंग का सिर्फ सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट है, वाई आर यू क्राइंग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सॉरी, वाई आर यू क्राइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब मुझे इसका पास्ट कंटिन्यूअस करना है, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा इस सेंटेंस में? वाई आर यू क्राइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मुझे इसका पास्ट कंटिन्यूअस करना है। तो व्हाट विल आई डू इन दिस केस? लास्ट सेंटेंस जो है ना उसमें आपको करना है वाई आर यू क्राइंग, इस सेंटेंस का आपको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्जन करना है। परफेक्ट, प्रार्थना। ओके, वेरी गुड, बहुत सारों के आ गए। करेक्ट, वाई वर यू क्राइंग, करेक्ट। नहीं, वाई वर यू क्राइंग इज द करेक्ट आंसर। वाई सिर्फ आर की जगह पे हमें वेर यूज करना है ताकि उसका पास्ट टेंस हो जाए। दिस इज द करेक्ट आंसर, वाई वर यू क्राइंग। ओके, परफेक्ट। तो अब हम कुछ सवाल के लिए देखते हैं हम कैसे क्वेश्चंस फॉर्म कर रहे हैं। जेम्स फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला ऑन द बस। तो अब हमें सेंटेंस का टेंस चेक करना है, सेंटेंस कौन से टेंस में है वो भी देख लीजिए। जेम्स फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला ऑन द बस, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस है। ऑन द बस, यहाँ पे हमें इस चीज को लेके क्वेश्चन फॉर्म करना है, ताकि हमें हु वगैरह के ऑप्शन नहीं है। किसने बोला? जेम्स को हमें कहीं पे भी कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑन द बस ये आंसर का पार्ट होना चाहिए हमारा। और अब क्वेश्चन फॉर्म करके बता दीजिए मुझे कैसा आएगा। जेम्स फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला, इसका क्वेश्चन फॉर्म करके बताइए। करेक्ट, पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस पूरा का पूरा। मैं फिर से आपके सामने सेंटेंस रखती हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि अब इस सेंटेंस का हमें क्वेश्चन फॉर्म करना है। वेयर द जेम्स फॉरगॉट, ओके, द, यहाँ पे द नहीं आएगा, एक मिनट, दो तीन आंसर्स आने दीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे कैसा होगा? वेयर, वेयर ये तो आपने करेक्ट यूज किया क्योंकि ऑन द बस है तो वेयर आएगा। वेयर
डिड जेम्स फॉरगेट हिज अम्ब्रेला. ओके, पास्ट टेंस में है इसलिए हमने डिड यूज किया. डज या डू दोनों नहीं आएगा यहाँ पे. बहुत सारे लोगों ने डज ऐसा किया है, लेकिन फॉरगॉट पास्ट टेंस है इसलिए हमने डिड यूज किया. वेयर डिड जेम्स फॉरगेट हिज अम्ब्रेला. उसने अपना अम्ब्रेला कहाँ खोया. ओके, इज इट क्लियर? यस. और बीच में किसी ने द जेम्स वगैरह डाल के सेंटेंस किया था, हमें द नहीं डालना है कहीं पे भी. ओके, जेम्स ये इंसान का नाम है इसलिए द नहीं आएगा. सुजन इज प्लेइंग टेनिस विथ अ फ्रेंड. सुजन इज प्लेइंग टेनिस विथ अ फ्रेंड, इसमें हमें टेनिस का क्वेश्चन फॉर्म में डालना है. मतलब टेनिस की जगह पे क्वेश्चन आना चाहिए. बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी है सेकेंड सेंटेंस. मैं जूम करके बताती हूँ आपको ताकि अच्छे से दिखे. सुजन इज प्लेइंग टेनिस विद अ फ्रेंड. इसे हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है जिसका आंसर में टेनिस आना चाहिए. यस, करेक्ट. इट इज प्रेजेंट टेंस. परफेक्ट, वेरी गुड. जितने अभी तक आंसर आए ऑल वेर करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. व्हाट इज सुजन प्लेइंग विथ अ फ्रेंड. जय, कैसा होता है अब ये तो आपने किया हुआ सेंटेंस सही है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है. ओके आपका सेंटेंस करेक्ट है. व्हाट इज सुजन प्लेइंग यही आएगा. बट आपके सेंटेंस में यहाँ पे दिया है ना विथ अ फ्रेंड, तो हम लोग वो ऐड कर देंगे ताकि कहीं पे मार्क्स कट नहीं हो जाए. इसलिए ग्रामेटिकली योर आंसर इज करेक्ट. व्हाट इज सुजन प्लेइंग विथ अ फ्रेंड. व्हाट इज सुजन प्लेइंग विथ अ फ्रेंड. नहीं, व्हाट वाज सुजन नहीं आएगा. हु इज सुजन प्लेइंग टेनिस विथ. अगर प्रार्थना आपका आंसर सही है, लेकिन अगर विथ अ फ्रेंड यहाँ पे रेड मार्क किया होता ना, तो आपका जवाब सही होता. ओके, ग्रामेटिकली द क्वेश्चन दैट यू हैव फॉर्म्ड इज करेक्ट. बट हमें वो करने के लिए नहीं बोला है, हमें टेनिस को आंसर करने के लिए बोला है. तो यहाँ पे व्हाट ही आना चाहिए. व्हाट व्हाट सुजन इज प्लेइंग. नहीं, व्हाट सुजन नहीं आएगा. व्हाट इज सुजन प्लेइंग विथ अ फ्रेंड. व्हाट इज सुजन प्लेइंग विथ हर फ्रेंड, ये करेक्ट है. नो प्रॉब्लम जय. व्हाट इज सुजन प्लेइंग विथ हर फ्रेंड. ओके, समझ में आ गया. मैंने बीच में जिनके सेंटेंस मुझे लगे थोड़ी गड़बड़ है मैंने बताया था. इस पे फोकस करो. ओके, तुम्हारा आंसर करेक्ट था, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें हमसे छूट जाती है, इसलिए बाकी कुछ नहीं. द स्टॉर्म स्टार्टेड यस्टरडे नाइट. द स्टॉर्म स्टार्टेड यस्टरडे नाइट. अब हमें यस्टरडे नाइट ये आंसर के फॉर्म में चाहिए, तो उससे उस पे गौर करते हुए आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है. WH क्वेश्चन. अब यहाँ पे भी सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो यूज कीप दैट इन माइंड. करेक्ट. परफेक्ट. when is the storm started. Um when did the storm started will be the correct. When did. Okay. Yes. Sarah has karate lessons twice a week. Sarah has karate lessons twice a week. Sarah has karate classes. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. यहाँ पे आप कौन सा पहले, हाउ मेनी लेसन्स. हाउ मेनी नहीं आएगा यहाँ पे. हाउ ऑफन. ओके, हाउ ऑफन सारा टेक अ कराटे क्लास, ये भी सही है. व्हेन डिड सारा हैज कराटे लेसन्स. नहीं, व्हेन वगैरह नहीं आएगा यहाँ पे, हाउ ऑफन आना चाहिए. हाउ ऑफन, जो एक कादम्बरी ने शायद सेंटेंस बनाया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. हाउ ऑफन सारा टेक्स अ कराटे क्लास, ऐसा आ सकता है.
और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हैविंग नहीं, हैविंग अगर हो गया तो फिर वो कंटिन्यूअस में चला जाएगा. सो हाउ ऑफन डज सारा हैव कराटे लेसन्स? यस, हाउ ऑफन डज सारा टेक, टेक हमें कहीं दिया नहीं है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं या नहीं, बट हाउ ऑफन सारा, हाउ ऑफन डज सारा हैव हर कराटे लेसन्स, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो एक ही सेंटेंस के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आ सकते हैं, बट हमें ये चेक करना है कि हम सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं. मतलब प्रेजेंट में सेंटेंस दिया है और हम लोग पास्ट टेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज जो है, जो बहुत छोटी होती है, कि सारा के बाद डज आना चाहिए या हैज आना चाहिए, उसके बाद गलती से अगर हमने डू ऐसा कुछ यूज कर दिया तो मार्क्स कट हो सकते हैं. लेकिन ये तो फोकस करना ही है कि हम सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं. और दूसरी बात ये कि उसकी कैटेगरी नहीं चेंज कर रहे. मतलब सिंपल प्रेजेंट दिया है और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, रेचल विल ट्रैवल टू ऑक्सफोर्ड बाय ट्रेन. ये बहुत ही आसान है. रेचल विल ट्रैवल टू ऑक्सफोर्ड बाय ट्रेन. हम लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी मातृभाषा में. रेचल ऑक्सफोर्ड को कैसे ट्रॅव्हल करेगी? रेचल ऑक्सफोर्डला कशी जाईल? याचा आंसर जसं हे, जसं कशी जाईल, कैसे जाएगी, ये हमें चेंज करना है. सिमिलरली हमें इंग्लिश में भी करना है. हाउ विल रेचल ट्रैवल टू ऑक्सफोर्ड? वेरी गुड, परफेक्ट, आ गया, करेक्ट, वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है. परफेक्ट. सो अब हमारे पास थोड़ा समय बचा है डिबेट के लिए, टाइम जाएगा डिबेट के लिए थोड़ा. तो इज इट ओके अगर हम आज के लेक्चर में रीडिंग स्पीकिंग लेके अगले लेक्चर में पूरा का पूरा लेक्चर डिबेट के लिए दे दे? ओके, क्योंकि अभी हमारे पास 40 और 15, हार्डली 15 मिनट्स बचेंगे. तो 15 मिनट्स में मैं आपको रूल्स बताऊंगी, कैसे डिबेट जाता है वो बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे तो वो आधा अधूरा रह जाएगा, सबको शायद बोलने का मौका नहीं मिलेगा. तो हम लोग आगे का पूरा लेक्चर उसमें डाल देते हैं. अगर हमारा अभी रीडिंग और स्पीकिंग के बाद थोड़ा टाइम उरता है तो फिर मैं आपको उसके रूल्स बता देती हूँ कि हमें कैसे करना है. ओके, तो अभी मेरे पास जो आपने अटेंडेंस लगवाया उसमें से कुछ नाम ऐसे आए जिन्होंने पिछली बार रीडिंग या स्पीकिंग में नाम नहीं थे उनके, लेकिन आज ऐड हुए हैं. तो ऐसे दो जन है, अमेय और अविघ्ना. Ameya, I guess he left the meeting. Avighna, are you there in the lecture now? Yes, Avighna, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था? पिछले लेक्चर में अविघ्ना क्या आपने पढ़ा था कभी पहले वाले लेक्चर्स में? हाँ टीचर. Whose voice was that? Okay. Next new student who was not there in my list was विशाल. विशाल, आपका भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में नाम जा रहा है. तो आपने अभी तक पढ़ा या कुछ स्पीकिंग नहीं हुआ होगा. करेक्ट. धीरज का भी नाम है जो नया है, और एक है लक्ष्य. ओके, तो ये 5 नाम आज मेरे मतलब आपने जो अटेंडेंस लगाया उसमें नए आए लिस्ट के बाहर, राइट? ओके, तो लक्ष्य और धीरज आपका थोड़ा बाद में ही है. वैसे भी अक्षता, आपका स्पीकिंग हो गया है, सॉरी रीडिंग हो गया है, आपका स्पीकिंग लास्ट में आएगा. पर बाकी के सबके नाम है. आप नाम बताते मत जाइए, मेरे पास है नाम. मैंने सिर्फ आज जिनके नए ऐड हुए उनके लिए. अब पिछली बार थोड़ा मेरे पास लिस्ट नहीं थी इसलिए हमने रैंडमली पढ़ा था. तो अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दीप का पढ़ना बाकी है. तो दीप, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लास्ट संडे. ओके, सो वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम यू.
with you. So yes, please read this paragraph. Yeah. The Battle of Chancellorsville was one of the most famous battles fought during the turbulent years of the American Civil War. This battle was fought between the Union Army of Potomac and the Con- Confederate. Confederate Army of Northern Virginia. It took place in Virginia in the spring of 1863. For days, a stretch, the two armies had had And been stacked out on opposite banks of a narrow river. The Conf- Confederate. Confederate troops were led by perhaps the most revered military tactician in American history, General Robert E. Lee. The Union soldiers were led by Fighting Joe Hooker. Very good, perfect. You can switch off your mic now. Yeah. Yes, the next one in the list is Dheeraj. Dheeraj, please switch on your mic for reading. मैम इन appearance से ना Correct, please start. in appearance personality and lifestyle the two commanders were nearly perfect perfect opposite. Robert Lee, the commander of the Confederate. Confederate Army, was an older man in poor health, was a grey beard, Here. and some somber, measured demeanor. Quite unlike him, Joe Hawker was a blonde, Blonde. strapping young man whose vanity over his appearance was but one aspect of his ego, egotism, while Lee was devout and principled. Hawker was known for his rollicking enjoyment of both women and whiskey. Okay, very good. So the next one in the list is Dvijesh. Yes, Dvijesh, ma'am. yes, very good. Please start reading. Despite the fact. Despite the fact the Confederacy had won the last four major battles and the Union soldiers were famished, exhausted, and demoralized, Hooker proclaimed, "My plans are perfect, and when I start to carry them out, may God have mercy on Bobby Lee, for I shall have none." Why, aside from a propensity for narcissism, was Hooker so confident? Hooker had used spices, analysts, and even hot air balloons to compile a vast amount of intelligence about Lee's army. He had discerned, for example, that Lee had only 61,000 men to Hooker's own 134,000. Okay, very good. You can switch off your mic. We have. ओके, अजून थोडंसं वाचून होईल आपलं. जय, एक 2च मिनिट. जय, माईक ऑन करायच्या आधी रीडिंग साठी आज आता विशाल इज न्यूली ॲडेड नेम. सो विशाल, आर यू इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग और आर यू रेडी फॉर स्पीकिंग इन टुडेज लेक्चर? हम कैसे जा रहे हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जा रहे हैं. जो फर्स्ट नेम से लास्ट नेम तक हम लोग रीडिंग ले रहे हैं और लास्ट से फर्स्ट हम लोग स्पीकिंग ले रहे हैं. तो आपका नाम अब लिस्ट में सबसे लास्ट आ गया, ये विशाल. वेरी गुड, परफेक्ट. यू कैन चूज द टॉपिक ऑफ योर ओन इंटरेस्ट. आप जिस टॉपिक पे बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो.
जो हमने डिबेट के लिए टॉपिक डिसाइड किया है, यू कैन स्पीक ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। आपको जो मनपसंद आपके टॉपिक पे आप बोलोगे, आपको 2-3 मिनट के लिए बोलना है। और याद रखिए कि आप कहीं आप पॉइंट्स लिख के लीजिए, आपको जो टॉपिक पे बोलना है उसके पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, बट वाइल स्पीकिंग डोंट रीड। जो आपने लिखा है वो पढ़िए मत, आपके मन से वो सिर्फ बोलते जाइए। हमें आप दिखोगे नहीं, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोल रहे हो, आप कहीं से पढ़ नहीं रहे हो वो टॉपिक। ओके, सो आज एक विशाल का रीडिंग होगा और प्रार्थना, आर यू रेडी फॉर, विशाल का स्पीकिंग होगा। प्रार्थना, आर यू रेडी फॉर स्पीकिंग? प्रार्थना, why not? Okay, try to prepare on the topic. अगर if time permits you will have to speak, क्योंकि that is rule कि आपको, मैं जब नेम्स कॉल आउट करूंगी तो आपको उस लेक्चर में आइदर स्पीकिंग या रीडिंग आएगा ही। ओके, बट हमारे पास टाइम की भी उतनी, टाइम भी थोड़ा कम बचता है लास्ट में, तो विल ट्राई, बट यू बी प्रिपेयर कि आपको बोलना है। ओके, सो जय, योर रीडिंग, विल टेक योर रीडिंग। प्लीज स्विच ऑन योर माइक। Ma'am, can I read? Yes, sure. Please start. Buoyed by his superior numbers, Hooker covertly moved 70,000 of his men 15 miles up and across the river, and then ordered them to sneak back down to position themselves behind Lee's army. In effect, Hooker had cut off the Confederate soldier in front and behind. They were trapped. Satisfied with his advantage, Hooker came convinced the Lee's only option was to retreat to Richmond, thus assuring a Union victory. Yet Lee, despite his advantages of Yes, please continue. थोड़ा सा you can read. good retreat, instead he, ma'am, it is not, ma'am, please. Yes. थोड़ा सा मोठं छोटं करा ना. मोठं करू, छोटं करू. Yet Lee, despite छोटं. Yes, just give me a, yeah. Is it visible? नहीं हाँ ठीक है. Yet Lee, despite his advantages of both numbers and position, did not retreat. Instead, he moved his troops into position to attack Union soldiers, who tried to warn Hooker that Lee was on the offensive, were dismissed as cowards. Having become convinced that Lee had no choice but to retreat, Hooker began to ignore reality. When Lee's army attacked the Union soldiers at 5 p.m., they were eating. Okay. You can stop. Very good. Very good. You can switch off your mic now. You can choose the topic on your own, any topic that you want to speak, or you can speak about the same topic, advantages and disadvantages of online classes. You can speak about that also. Okay. There was one advice for reading. आपके लिए, आप सबको मैंने रीडिंग आज तक जिनका भी देखा है, एक स्पेसिफिक नहीं, बट कभी कभी क्या होता है, आप रीडिंग फास्ट करने के चक्कर में फुल स्टॉप मिस कर देते हो. ओके, इट्स फॉर ऑल, एक के लिए नहीं बता रही हूँ, सबके लिए ये सूचना है कि जब भी आपके रीडिंग जब भी आप कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो जब फुल स्टॉप आएगा, स्टॉप, थोड़ा एक थोड़ी सी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए वहां पे रुक जाओ और फिर नेक्स्ट सेंटेंस की शुरुआत करो. सेम द केस विथ कॉमा. ओके, जब आप पढ़ रहे हो तो सामने वाले को पता चलना चाहिए कि वहां पे फुल स्टॉप है. इज इट क्लियर? वेरी गुड. सब लोग अच्छे से पढ़ते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, आपका जो टोन होता है बोलने का वो भी अच्छा होता है, लेकिन कहीं पे ऐसे थोड़ा डर तो लगता है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि तब ऐसा हो जाता है कि जल्दी जल्दी में फुल स्टॉप भूल जाते हैं और आगे उसी सेंटेंस में कंटिन्यू किया जाता है.
नो प्रॉब्लम, अभी हमें प्रैक्टिस ही करनी है इसकी कि जब भी फुल स्टॉप दिखे वी हैव टू स्टॉप एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस स्लोली. Perfect. So now we have 5 minutes in our hands. So Vishal, are you ready for speaking? Vishal, please write in the chat. Very good, perfect. So you can switch on your mic and start speaking. Yes, ma'am. Yes, please start. Yes, Vishal, you can start. Ma'am, screen is not visible. Okay, no problem. But you have to speak. So I guess you will not require the screen, right? You have to speak on any topic you are interested in. Yes, Maitreya. Maitreya, what was your misunderstanding? He had. Okay. He had. Okay, I read that. विशाल, आपको पढ़ना नहीं है, आपको स्पीकिंग में है, मतलब आपको कोई एक टॉपिक. ओके, हम पहले किसी का स्पीकिंग ले लेते हैं, उनका ये शायद फर्स्ट या सेकेंड ही लेक्चर है ना, तो आपने किसी का स्पीकिंग सुना नहीं है. हम लोग, विशाल यू कैन स्विच ऑफ योर माइक नाउ. आपने आपका, ओके, वेरी गुड, थैंक यू. देखो, अभी जिन्होंने हम दो एक्टिविटीज ले रहे हैं लेक्चर में. ओके, द वन इज रीडिंग एंड द अदर इज स्पीकिंग. रीडिंग में क्या होता है, मैं कोई पैराग्राफ या टेक्स्ट बुक का कुछ शेयर करती हूँ आपके सामने और वो आपको पढ़ना होता है. ओके, एंड द अदर एक्टिविटी दैट वी टेक इज स्पीकिंग. आपको एक टॉपिक मिलेगा, जैसे अभी मैं एक टॉपिक बताती हूँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन क्लास, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग गैजेट्स. ऐसा कोई भी टॉपिक मैं आपको देती हूँ, या आपको आपके हिसाब से, आपके चॉइस से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करना होता है और उस पे आपको बोलना होता है. जो आपके विचार है वो बताने होते हैं. ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस. तो अभी जिनके हमने, और इसके लिए एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर तैयार किया है ताकि सबको बोलने का और पढ़ने का मौका मिले, इसलिए हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर लिया है. उसमें क्या हुआ, जो अभी तक जिन्होंने पढ़ा, जय तक जिन्होंने पढ़ा, वो सारे ऊपर से मतलब स्टार्ट हुए फर्स्ट. ओके, नो प्रॉब्लम. आज आपका पहला लेक्चर था, इसलिए आई कंफर्म्ड कि आपको क्या करना है रीडिंग स्पीकिंग में. तो जब हम अगले लेक्चर में किसी का स्पीकिंग होगा तो यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ वी आर गोइंग. ओके, नो प्रॉब्लम. यस. तो प्रार्थना, आर यू रेडी फॉर स्पीकिंग? We have 2 more minutes left. You are still prepared for it. Okay, no problem. So anyone interested for speaking immediately? कोई है इंटरेस्टेड, इमीडिएटली स्टार्ट करेगा ऐसा? Yes, Akshata, please. Yes, Prarthana, you can speak in the next lecture. Akshata, please switch on your mic. Akshata Kadam. Okay, we have two names now. But पहले Akshata. Yes, ma'am. Please start. Ma'am, may I start? Yes, sure. Air pollution. Air pollution is a most serious problem which is faced by a whole world. This is a main environmental issue nowadays. The air pollution is a mixing of many harmful substances in a fresh air and pollutes the environment. It causes many damages, human health disorders, reducing the qualities of life, etc. Air pollution is increasing day by day because on increasing number of pollution and increasing of industries. Such polluted air never remains at one place.
However, it spread in a whole environment and affecting the lives of people all around the world. Air pollution is continuously damaging the whole economically system and affecting the lives of plants and animals as well. The pollution has reacted to the stage and affecting the whole atmosphere by allowing more harmful radiations for the sun of the earth. Okay, Akshata, very good. Perfect. Thank you. ओके सो विशाल, आपको समझ में आ गया कैसे अक्षता के सामने कोई पैराग्राफ नहीं था, शी जस्ट हैड टू स्पीक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द डिबेट, वी विल स्टार्ट विद द डिबेट रादर. हमें स्टार्ट करना है वो, तो तब भी मैं आपको पूरा लेक्चर हम सिर्फ डिबेट करेंगे और थोड़ा सा अगर टाइम बच जाता है तो रीडिंग या स्पीकिंग करेंगे. ओके, नो ग्रामर इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल हैव डिबेट. Very good. So for now, thank you and bye.